विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। आज हम कर रहे हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में। ठीक है, कोशिश करेंगे शॉर्ट में करने की, पर हो नहीं पा रहा है क्योंकि छोटे पेपर से लेके बड़े पेपर तक कौन सा पॉइंट कहाँ पर आपको नंबर देगा, तो कोशिश की जाती है कि लगभग सारे पॉइंट क्या किया जाए, कवर किए जाए कम समय में, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम नाम पढ़ लेते हैं। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का जो नाम है वो क्या है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्वेश्चन पूछेगा जन्म कहाँ हुआ, तो आपने बोलना राजपूत राजा अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ। अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ। फिर आपसे पूछेगा कब हुआ, तो आपने बोलना 15 अक्टूबर 1542 को हुआ। कब हुआ? 15 अक्टूबर। बचपन का नाम पूछेगा क्या था? बदरुद्दीन। बचपन का नाम क्या था? बदरुद्दीन। मॉडर्न में एक बार और पढ़ते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी। एक नाम पढ़ते हैं, तो कौन थे बदरुद्दीन तैयब जी? बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन थे? अगर मैं जाऊं 1885 में, तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एलन ऑक्टेवन ह्यूम ने की थी। किसने की थी? एलन ऑक्टेवन ह्यूम ने की थी। ठीक है, क्या उनको शिमला का सन्यासी भी कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला, चेक कीजिए, शिमला का सन्यासी भी कहा जाता है। ठीक है, किसके समय में की थी? लॉर्ड डफरिन के समय में की थी। किसके समय में की थी? लॉर्ड डफरिन के समय में की थी। पहला अधिवेशन जो होना था वो कहां पर होना था? पहला अधिवेशन कहां पर होना था? पुणे में होना था। वहां प्लेग फैल गया, तो कहां हुआ? बंबई में हुआ। बंबई में कहां हुआ? गोकुलनाथ तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ। ठीक है, अध्यक्ष कौन बने? व्योमेश चंद्र बनर्जी बने। कौन बने? वैसे अगर इस अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी होते तो शायद वो अध्यक्ष बनते, लेकिन वो कहीं और थे, इसलिए व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष बने। दूसरे अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी, जिनको कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, वो अध्यक्ष बने। तीसरे अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं। चौथे अधिवेशन में पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। पांचवें में विलियम वेडरबर्न। ठीक है, तो 4-5 शुरू के याद कर लो। मैं ये बोल रहा हूं कि अकबर का नाम बचपन का बदरुद्दीन था। ऐसे ही बदरुद्दीन, हमने एक नाम और पढ़ना है मॉडर्न में, जब हम कांग्रेस की स्थापना पढ़ते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी। याद रहेगा? ठीक है जी। उसके बाद अकबर का जो पालन पोषण किया वो अस्करी ने किया। आपको पता है हुमायूं के कितने भाई थे? कामरान था, हिंदाल था, अस्करी था, है ना। बाबर के 4 बेटे थे ना। तो एक तरह से अकबर का जो प्रारंभिक जो 3 वर्ष हैं, जन्म के प्रारंभिक 3 वर्ष, वो अपने चाचा अस्करी के संरक्षण में कटे। किसके? तो चाचाओं के यहाँ पला बड़ा है, क्योंकि पिताजी तो भटक रहे थे, शेर शाह सूरी ने भगा दिया था, इस देश से निष्कासित कर दिया था, है ना। ठीक है, हुमायूं और कामरान के बीच में जब युद्ध चल रहा था, क्योंकि आपको पता है कि भाई हुमायूं ने एक बड़ी गलती क्या थी कि बाबर का कहना माना और साम्राज्य का विभाजन किया, जिसकी वजह से साम्राज्य कमजोर हो गया। भाइयों ने ही क्या किया? अपने भाई की सहायता नहीं की, बल्कि षड्यंत्र रचे। ठीक है, शेर शाह सूरी से 2 युद्धों में हार गया हुमायूं। किस में? चौसा और बिलग्राम ऑब्लिक कन्नौज जिसको बोलते हैं। उसके बाद 15 साल तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया। किसने? हुमायूं ने। तो अब जो भाई लोग थे उन्होंने पाले इसके बच्चे भी, हुमायूं के बच्चे। ठीक है, तो लास्ट में क्या उसकी समझ में आता हुमायूं का कि भाइयों को दंडित तो करना पड़ेगा। तो एक भाई को तो मेरे ख्याल से आंखें निकलवा देता है, अंधा करवा देता है, ठीक है, किसी की हत्या करवा देता है। लेकिन अभी ये भाई पाल रहे हैं किसको? अकबर को। अब अकबर कहाँ है? कामरान के पास था। हुमायूं और कामरान के बीच में कांधार को लेकर युद्ध हो रहा था। किसको लेकर? कांधार को लेकर युद्ध हो रहा था। और जब हुमायूं आक्रमण कर रहा था कामरान पर, तो अकबर को तोप के आगे खड़ा कर दिया। किसने? कामरान ने। लटका दिया दीवार पर, किले की दीवार पर। बड़ी मुश्किल से जान बची। किसकी? अकबर की। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर माना अकबर को तोप से उड़ा देता कामरान, या किले से नीचे फेंक देता, तो फिर इतिहास कुछ और होता, है ना। ठीक है, चलो जी। अपने बाल्यकाल में अकबर ने गजनी और लाहौर की सूबेदार के रूप में काम किया था छोटा बच्चा, 9 साल 10 साल, ये ऐसे सूबेदार बन जाते थे। क्या बन जाते थे? तो गजनी और लाहौर की सूबेदार के रूप में कार्य किया था। जब हुमायूं की मृत्यु हुई, उस समय अकबर पंजाब में सिकंदर सूर से युद्ध कर रहा था। किससे युद्ध कर रहा था? सिकंदर सूर से युद्ध कर रहा था। अकबर का राज्याभिषेक बैरम खां की देखरेख में, आपको पता ही है कौन सा? सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556। किस किस के बीच में हुआ? हेमू और अकबर के बीच में हुआ। तो उसका मैं पूरा बता देता हूं कि हुआ क्या था।
उसमें ये हुआ कि हेमचंद्र विक्रमादित्य जो कि 14वें नंबर का विक्रमादित्य है और अंतिम विक्रमादित्य है, ठीक है, उसके बीच में, और इधर से कौन लड़ रहा था अकबर की तरफ से? बैरम खान लड़ रहा था। तो आपको पता ही है, मैंने कहानी कल बता दी थी कि तीर लगा, हेमू नीचे गिरा, सेना में भगदड़ हुई, ठीक है, बाद में हेमू को पकड़ कर लाया गया, बैरम खान ने उसकी गर्दन काट दी। अकबर ने खाली तलवार छुई थी कि क्या कर दिया, बैरम खान ने उसकी गर्दन काट दी। बल्कि अकबर को लगा भी, 14 साल का बच्चे के सामने, वैसे तो खून खराबा देखा हुआ था इन लोगों ने, ऐसा नहीं है, बट ऐसा लगा कि अभी मैंने कोई आदेश दिया भी नहीं और बैरम खान ने क्या कर दिया, गर्दन काट दी। क्योंकि गुरुजी थे, उनको पता था कि अगर ये जीवित रहा तो क्या होगा, अकबर के लिए खतरा पैदा कर सकता है। बाकी गाजी की उपाधि दी। पंजाब में एक जगह पड़ती है गुरदासपुर, वहाँ पे एक जगह पड़ती है कालानौर नामक स्थान पर, पत्थरों का एक सिंहासन बनाया गया, उस पर अकबर को बिठाया, उसका राज्याभिषेक किया, उसको गाजी की उपाधि दी, है ना, बैरम खान ने, ठीक है। तो और राज्याभिषेक जो हुआ इसका वैलेंटाइन डे के दिन हुआ, 14 फरवरी को। बाबर जो पैदा हुआ था वो भी वैलेंटाइन डे के दिन पैदा हुआ था, कुछ बताया था मैंने ऐसा? हाँ, बाबर, इसका राज्याभिषेक भी 14 फरवरी 1556 को हुआ, ठीक है। और क्वेश्चन पूछता है कि इसका राज्याभिषेक किसने किया, तो मिर्जा अबुल कासिम ने किया। काजियों के नाम भी इंपॉर्टेंट होते हैं। राज्याभिषेक किसने किया? मिर्जा अबुल कासिम ने किया। कहां पर हुआ? कालानौर नामक स्थान पर। कालानौर कहां पड़ता है? गुरदासपुर में। गुरदासपुर कहां पड़ता है? पंजाब में। कब हुआ? जब इसने क्या कर दिया, बैरम खान ने हेमू की हत्या कर दी, ठीक है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556। इतना समझ में आ गया? चलो जी, फिर क्या हुआ? 1556 से लेके 1560 तक अकबर बैरम खां के संरक्षण में रहा। किसके संरक्षण में? बैरम खां के संरक्षण में रहा। बाकी पता ही है आपको, मैंने एक कहानी बताई थी कि कन्नौज ऑब्लिक बिलग्राम का युद्ध चल रहा था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। शेरशाह सूरी ने हरा दिया किसको? हुमायूं को। हुमायूं नदी में डूब गया, उसकी जान बचाई शमशुद्दीन ने, जिसको बाद में अदगा खां की उपाधि दी गई। शमशुद्दीन अदगा खां की वाइफ कौन? महामनगा। महामनगा की बेटी कौन? जीजी अनगा। जीजी अनगा का भाई कौन? अधम खां। ये सब अदगा खेल एक संगठन बनाते हैं बाद में, क्योंकि जिसने हुमायूं की जान बचाई उसकी वाइफ बन गई धाई किसकी? अकबर की। समझ में आ गया? अब आगे चलकर वही महामनगा क्या करती? षड्यंत्र करती है और बैरम खां को क्या करती है? हटाती है अपने रास्ते से। क्योंकि गुरुजी तो गुरुजी होते हैं भाई, किंग मेकर था एक तरह से, नृप निर्माता बोल सकते हो आप। वैसे इसे नहीं बोलते हैं, इतिहास में नृप निर्माता सैयद ब्रदर्स को बोला जाता है, लेटर मुगल्स में पढ़ेंगे हम। पर एक तरह से किंग मेकर तो है ही ना, तो प्रभाव तो रहेगा गुरुजी का। महामनगा की चल नहीं रही थी, तो महामनगा ने हटा दिया इसे। अब कैसे हटाया वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अकबर के लिए जो सर्वप्रथम संकट पैदा किया वो किसने किया? मोहम्मद आदिल शाह सूर ने किया। ये सूर वंश के ही हैं, अदली भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अदली। मोहम्मद आदिल शाह सूर, ठीक है। 1556 में अकबर ने बैरम खां को अपना वकील ऑब्लिक वजीर नियुक्त किया। क्या किया? वकील ऑब्लिक वजीर नियुक्त किया। उसे खाने खाना की उपाधि दी। क्या दी? खाने खाना की उपाधि दी। ये ध्यान रखना, बैरम खां इसका पहला गुरु नहीं है। अकबर का पहला गुरु अब्दुल लतीफ है। कौन है? दूसरा गुरु बैरम खां है। क्योंकि हुमायूं ने बाद में क्या किया था कि जो अब्दुल लतीफ था उसको, एक इसका सौतेला भाई था अकबर का, क्या नाम था? मिर्जा हाकिम, उसका गुरु नियुक्त कर दिया था। और इसका गुरु किसको नियुक्त किया? बैरम खां को। तो अकबर का हाकिम मिर्जा हाकिम या हाकिम मिर्जा, उसका गुरु बन गया था वो। तो इसका गुरु जो बना वो कौन बना? बैरम खां। अब ये भी किस्मत होती है कि किसको कौन से गुरुजी मिले, किसको क्या पता। अगर बैरम खां उसी वहां उसका गुरु होता किसका? मिर्जा हाकिम का, तो क्या पता अगला सम्राट कौन होता? मिर्जा हाकिम होता, है ना। तो ये किस्मत होती है। क्या होती है? तो ठीक है जी, फिर क्या हुआ? खाने खाना की उपाधि भी दे दी अकबर ने बैरम खां को, ठीक है। और बैरम खां शिया था और ये लोग क्या थे? सुन्नी। मुगल जो हैं वो क्या है? सुन्नी। सुन्नी कट्टर होते हैं, शिया लिबरल होते हैं, ठीक है। चलो आगे फिर क्या हुआ? आपको पता ही है, जो हेमू था, हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो कि 14वें नंबर का विक्रमादित्य है, वो किसका वजीर और सेनापति था? ये क्वेश्चन पूछ सकता है तो मोहम्मद आदिल शाह का। किसका? मोहम्मद आदिल शाह। उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, जो 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, उसके अंदर से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो बता रहा हूं मैं। कि हेमू वैसे वजीर था। क्या था?
किसका वजीर था? मोहम्मद आदिल शाह सूर का वजीर था और सेनापति था। लेकिन बाद में इसने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था, अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की इसने, ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि ली। इसी के साथ 1556 में क्या हुआ? पानीपत का सेकंड बैटल हुआ, जिसमें हेमू पराजित हुआ। हेमू की पराजय के बारे में आरपी त्रिपाठी लिखते हैं कि हेमू की पराजय एक दुर्घटना थी। दुर्घटना ही थी, बल्कि त्रिपाठी जी को यह लिखना चाहिए षड्यंत्र था, क्योंकि बैरम खान ने मरवाया था उसकी आंख पर तीर। बैरम खान जानता था, भारतीय जो ये सैनिकों की टेंडेंसी जानता था कि अगर इनका राजा हाथी से गिर गया तो समझ लो भगदड़ मच जाएगी, किसमें? सेना में। तो बैरम खान ने अपने एक तीरंदाज से क्या करवाया था? उसकी आंख पे तीर लगाया, तीर लगा, वो नीचे गिरा, सेना में भगदड़ हुई और इस प्रकार से मुगल क्या हो गए? जीत गए। इतना समझ में आ गया? तो त्रिपाठी जी लिखते हैं, कौन त्रिपाठी जी? आरपी त्रिपाठी जी कहते हैं कि हेमू की पराजय एक दुर्घटना थी, जबकि अकबर की विजय एक दैवीय संयोग। क्या होती है? हाँ, तो पढ़ते रहिए, एक दिन आपको भी ऐसा लगेगा कि मेरा पेपर निकला कैसे, इतना भी नहीं किया था मैंने। होता क्या, शुरू शुरू में बहुत तकलीफ होती है पढ़ने में, धीरे धीरे आप अभ्यस्त होते हो, धीरे धीरे आपको मजा आता है पढ़ने में, और एक दिन आपका सिलेक्शन होता चला जाता है। प्री निकल गया, मेंस निकल गया, इंटरव्यू निकल गया। तो शुरू शुरू में जो पहला प्रतिक्रिया होगी ना आपकी, वो आप मुझे बताओगे तो आप बोलोगे दैवीय संयोग से हुआ। धीरे धीरे आप बोलोगे मैंने बहुत मेहनत की थी। धीरे 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 दम आना स्टार्ट होता है। क्या आता है? और धीरे धीरे आप किसी को अपना क्या नहीं क्रेडिट नहीं देना चाहते, सारा क्रेडिट क्या लेते हो आप? अपने ऊपर लेते हो। जैसा कि आप यूपीएससी के टॉपर्स को देख रहे होंगे धीरे धीरे, है ना? धीरे धीरे वो बोलते हैं कि कोचिंग की भी जरूरत नहीं है, ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं करना है, तो काफ़ी कुछ झूठ बोला जाता है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। क्यों? ये बताया जाता है कि हम बड़े इंटेलिजेंट हैं, मतलब हमने 2 महीने पहले फॉर्म भरा, 2 महीने बाद हमने प्री निकाल दिया, और 4 महीने बाद हमने मेंस निकाल दिया, और इंटरव्यू भी हमने ऐसे ही हवा हवा में निकाल दिया। यानी जन्म से ही हम क्या थे, ऐसा शो किया जाता है। क्या किया जाता है? ठीक है, चलिए जी, फिर त्रिपाठी जी की भी बात हो गई। बैरम खान व अकबर के बीच तिलवाड़ा 1559 नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ, जिसमें बैरम खान की पराजय हुई। बैरम खान पर मक्का जाते हुए, अब देखो क्या हुआ कि बैरम खान के सामने प्रस्ताव रख दिए थे, किसने? अकबर ने। उसने कहा या तो मेरे गुप्त मामलों के सलाहकार बन जाओ, या कहीं की जागीर ले लो, या फिर आप मक्का मदीना चले जाओ। तो बैरम खान की समझ में आ गया था। हल्का फुल्का एक युद्ध होता तिलवाड़ा नामक स्थान पर 1559 में, जिसमें बैरम खान की क्या होती? पराजय होती है। बैरम खान मक्का मदीना के लिए निकल पड़ता है। बैरम खान की समझ में आ जाता है कि अब अंत क्या है। और कभी बैरम खान ने मच्छीवाड़ा के युद्ध में, एक व्यक्ति था मुबारक खां, उसके पिताजी की हत्या की थी। क्या की थी? उस मुबारक खान ने मार्ग में जाते हुए बैरम खान की हत्या कर दी। पूरा पूरा दिखाई देता है कि षड्यंत्र है, बट इतिहास में साफ साफ नहीं लिखा जाता। ऐसे आदमी से मरवाया गया बैरम खान को, जिसके पिताजी को कभी बैरम खान ने मारा था, ताकि आने वाले समय में इतिहास ये बोले कि भैया क्योंकि इसने इसके पिताजी को, मुबारक खान के पिताजी को मच्छीवाड़ा के युद्ध में मारा था, इसलिए मुबारक खान ने बदला लिया। बैरम खान था भाई वो, जो राजा बना सकता है, तो उसकी सोच कितनी ऊंची रही होगी। ठीक है, और वो मुबारक खान के हाथों मारा जाएगा, इसका मतलब सुनियोजित तरीके से मारा गया। किसको? बैरम खान को। फिर क्या होता है कि जनता तो बोलेगी यार गुरुजी को मार दिया। तो फिर क्या करता है अकबर? सलीमा बेगम, जो कि किसकी विधवा है? बैरम खान की। भाई हमारे देश में तो ये होता है गुरु माता। क्या होता है? गुरुजी की पत्नी मतलब गुरु माता, गुरुजी का लड़का मतलब गुरु भाई, गुरुजी की पुत्री मतलब गुरु बहन, यही बोला जाता है। लेकिन अकबर क्या करता? विवाह करता, ताकि इतिहास में कहीं से भी कोई संकेत ना मिले कि बैरम खान की हत्या। देखो ऐसे नहीं बोल सकते हम, इतिहास में लिखा हुआ नहीं है, बट इंगित हो रहा है। और क्यों हो रहा है? ऐसा होता है जब सत्ता मिलती है, तो सत्ता के रास्ते में यह देखा गया, आज भी देखा जा रहा है और देखा जाता रहेगा, कि जब जब राजा के रास्ते में कोई आएगा, तो उसको क्या, या तो नजरअंदाज किया जाएगा या उसको हटा दिया जाएगा रास्ते में। सत्ता के कुछ नियम होते हैं जो बड़े क्या होते हैं, कठोर नियम होते हैं, है ना। तो ठीक है जी, सलीमा बेगम के साथ विवाह कर दिया, और साथ में जो पुत्र था अब्दुल रहीम, उसको खाने खाना की उपाधि देकर पुत्रवत संरक्षण दिया गया। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। ये अब्दुल रहीम खाने खाना वही है जिसने बाबर की आत्मकथा तुजु के बाबरी का क्या किया?
फारसी में अनुवाद किया। विद्वान, इसको लड़ाका नहीं बनाया गया, इसको कहा गया पढ़, पढ़ और पढ़। तो जब किसी को बोला जाता पढ़ तो वो योद्धा नहीं हो सकता, ठीक है। योद्धा हो गया, अगर लड़ाका हो गया तो हो सकता आगे चलकर। तो अगर किसी को शरीफ बनाना है आपने, कोई बहुत शैतान है उसको शरीफ बनाना, तो उसको किताबों के बीच में क्या कर दो, तो अपने आप ही उसको ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा, वो समझ जाएगा कि क्या सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये सब समझ जाएगा वो, है ना। जो वो उस समय बताते थे ना लोग जिन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, क्यों समझ जाएगा वो कि चीज बुरी होती है लड़ाई, होता है अंजाम तबाही। क्या होता है? लड़ाई का जो अंजाम होता है वो तबाही होता है। यूक्रेन रूस में देख लो या फलस्तीन इसराइल में देख लो, तबाही ही होता है जिसमें आम लोग मारे जाते हैं। चलो, तो सलीमा बेगम के साथ विवाह कर लिया, अब्दुल रहीम को खाने खाना का क्या दिया, टाइटल दिया, साथ में पुत्रवत संरक्षण दिया। यही इसी अब्दुल रहीम खाने खाना ने तुजु पाइंदा खा के साथ मिलकर, एक बार चेक कर लीजिए, तुजु के बाबरी का फारसी में अनुवाद किया, ठीक है। एक अबुल फजल नाम का कैरेक्टर सुना होगा आपने। अबुल फजल बड़ा इंपॉर्टेंट वो है व्यक्ति, इसने अकबरनामा लिखी। क्या लिखी? अकबरनामा लिखी। एक बार उन्होंने क्वेश्चन पूछा, आईने अकबरी किसने लिखी? आईने अकबरी तो दरअसल अकबरनामा की तीसरी जिल्द, थर्ड पार्ट, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 होता है ना, वो आईने अकबरी होती है। क्या होती है? तो आईने अकबरी तीसरी जिल्द है किसकी? अकबरनामा की। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने। एक छोटे से मनसब से लेकर एक बहुत बड़े मनसब तक पहुंचा कौन? अबुल फजल। और इसका एक भाई है फैजी, क्या नाम है, और इसके एक पापा भी हैं, ठीक है, वो बताऊंगा मैं, सूफी टाइप के व्यक्ति थे, ठीक है। तो फैजी और अबुल फजल ये दोनों भाई क्या हैं कि आते हैं, विद्वान हैं, छोटा सा मनसब लेते हैं, धीरे धीरे करके इनका मनसब क्या होता रहता है? बड़ा होता रहता है। और कहा जाता है कि आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि अकबर एक तौहीद इलाही ऑब्लिक दीन इलाही नामक धर्म भी चलाएगा। उसका जो, हाँ वही है, आगे चलकर पढ़ेंगे आपकी तौहीद इलाही और दीन इलाही नामक धर्म चलाएगा अकबर, जो कि अकबर की मूर्खता का क्या है? प्रमाण है। क्या है? क्योंकि राजा राजा होता है, पैगंबर पैगंबर होता है। कई बार क्या होते हैं कि राजाओं के अंदर इतना दम आ जाता है कि वो ये सोचते हैं कि हम पैगंबर भी बने। पैगंबर नहीं बन सकते, पैगंबर तो वही थे, मोहम्मद साहब, ठीक है। अब ये व्यक्ति यहाँ पर पैगंबर बनना चाह रहा था, एक नया धर्म चला रहा था, दीन इलाही, तौहीद इलाही, तो उसे अकबर की मूर्खता का प्रतीक माना जाता है। उसका राज पुरोहित, उसका मेन पुरोहित कौन था? अबुल फजल था। कौन था? ये क्वेश्चन कहाँ बनते हैं इस प्रकार के? ये बनते हैं आपके वहां जिनके लोक सेवा आयोग बहुत क्या हो चुके हैं? मैच्योर हो चुके हैं। जिनके लोक सेवा आयोग क्या हो चुके हैं? मैच्योर हो चुके हैं, जो पूरा डीप स्टडी करते हैं, जिनका पेपर सेट करने वाले जो लोग हैं, बड़े बड़े विद्वान होते हैं, वो बड़ा डीप स्टडी करने के बाद तब इस प्रकार के प्रश्न छोड़ते हैं, जो कि बाध्य करता है आपको पढ़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश का दीजिएगा कभी, या यूपीएससी का दीजिएगा, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे कि पुरोहित कौन था दीन इलाही का? तो आंसर अबुल फजल था। क्लियर हो गया? अबुल फजल कहता है बैरम खां के पतन में महामनगा का हाथ था। किसका हाथ था? महामनगा का हाथ था, ठीक है जी। अकबर के शासनकाल में 1560 से 1562 तक जो वर्चस्व रहा वो किसका रहा? महामनगा, उसके पति शमसुद्दीन अतगा खां जिसने हुमायूं की जान बचाई थी, उसकी बेटी जीजी अनगा, उसके बेटे अधम खां, इनका वर्चस्व रहा अकबर को, मतलब डोमिनेंसी रही अकबर के ऊपर। तो मैंने कहा 1560 से लेके 1562 तक को भारतीय इतिहास में या जो मध्यकालीन इतिहास है उसमें क्या बोलते हैं? पर्दा शासन या पेटीकोट शासन कहा जाता है। लेकिन इसमें जो आखिरी आदमी मरा वो 1564 में मरा। कब मरा? मैंने क्योंकि पहले वीडियो में आपको ये बोला था कि 1562 से 1564 मेन जो है, क्योंकि महामनगा जो शमसुद्दीन अतगा खां, अधम खां, इन दोनों का काम तमाम हो जाता है कब? 62 में। लेकिन मैंने कहा एक गुट है ना, उस गुट का जब तक आखिरी आदमी नहीं मरा तब तक हम ये मानते हैं कि वो गुट अभी भी क्या सक्रिय है। महामनगा तो पुत्र वियोग और पति वियोग में क्या हो गई थी? डाउन हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई षड्यंत्र कर रहा था। तो लेकिन अब इतिहास में अगर पूछेगा तो 1560 से 62 को भी बोल सकते हैं आप, उसी को बोलना चाहिए कायदे से,
क्योंकि मेन जो करेक्टर है वो मर गए। अतका खां मर गया, अदम खां मर गया, वो डाउन हो गई, कौन, महामनगा डाउन हो गई। तो 1560 से 62 को आपने बोलना है पर्दा शासन या पेटीकोट शासन। लेकिन मैंने कहा इस गुट का अतगा खेल बोलते थे इस गुट को। अतगा खेल गुट का आखिरी आदमी जो मरा वो 64 में जाके मरा। इतना समझ में आ गया? ठीक है जी। उसके बाद अकबर के 3 काम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। दातिज याद रखना आपने, मैंने पहले वाले वीडियो में ही बताया था आपको। दास प्रथा का अंत, तीर्थ यात्रा कर समाप्ति, जजिया कर समाप्ति। क्या? दास प्रथा का अंत, तीर्थ यात्रा कर समाप्ति, जजिया कर समाप्ति। जजिया तो पता है ना आपको, नॉन मुस्लिम पर लगने वाला कर, है ना, कि अगर आप मुस्लिम नहीं हैं, इस्लामिक नहीं हैं, तो आप पर क्या, आपको जजिया देना पड़ेगा। ठीक है, यही कारण है कि इस देश में बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट कराया गया। किसमें? क्योंकि कुछ गरीब लोग थे जो जजिया नहीं दे सकते थे, तो उनके पास 2 ऑप्शन रखे जाते थे कि या तो आप क्या करो, धर्म बदलो अपना, या फिर जजिया दो। तो जब पैसे ही नहीं है तो क्या करेगा आदमी? तो क्या हुआ, जजिया नहीं हुआ, तो फिर क्या किया, तो कन्वर्टेड लोग भी हैं। ठीक है, चलो जी आगे। खासकर औरंगजेब के समय में, किसके समय में? औरंगजेब के समय में। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद साम्राज्य विस्तार की बात अगर मैं करूं तो पहला आक्रमण जो किया अकबर ने वो किया किस पर? मालवा पर। अब मालवा पर 1561 में आक्रमण करता है। वहां का जो शासक है वो बाज बहादुर है और उसकी पत्नी रानी रूपमती है। दोनों बड़े अच्छे गायक हैं, संगीत में दोनों की बड़ी रुचि है, बल्कि अपनी राजधानी भी सारंगपुर रखते हैं, सारंगी के नाम पर। क्या रखते हैं? अपनी राजधानी का नाम चेंज करते हैं, सारंगपुर। और ये रानी रूपमती वही हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर तानसेन को कोई, तानसेन का वास्तविक नाम था रामतनु पांडे, जिनका मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में है। अगर कोई तानसेन को कोई टक्कर दे सकता था तो वो रानी रूपमती थी, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, एक बार दरबार लगा था तो रात के समय जैसे होता है ना, कमल बंद हो जाता है, उसके अंदर भौरा बंद हो गया। क्या हो गया? बंद हो गया। तो तानसेन से बोला गया गाना गाइए, तानसेन ने गाना गाया और कमल खिला। और क्या हुआ? भौरा उड़ गया, तो वाह वाह हुई और अकबर भी बड़ा क्या हुआ? खुश हुआ। रानी रूपमती ने कहा मैं इस भौरे को वापस कमल में लाकर बंद कर सकती हूँ। फिर रानी रूपमती ने गाना गाया, फिर भौरा आया, ऐसा बताया जाता है, इतिहास में नहीं लिखा हुआ है। एक पिक्चर देखिएगा, तानसेन पर ही बनी है, वो पुरानी पिक्चर है। ठीक है, तो उसमें इसका उल्लेख है, क्योंकि किंवदंतियां भी कोई चीज होती हैं, मतलब अगर बातें चल रही हैं इसका मतलब कुछ हुआ होगा, ऐसा है ना। तो भौरा आता है और वो कमल क्या हो जाता है, फिर दोबारा बंद कर देती है उसको, है ना। ऐसा बताते हैं कि संगीत में इतना होता है कि शक्ति होती है। चलो, तो भाई क्या हुआ कि बाद में बाज बहादुर, मालवा का शासक बाज बहादुर था, बाज बहादुर हार गया। कहा जाता है कि रानी रूपमती ने, इतिहास में ऐसा लिखा हुआ कि जहर खाकर आत्महत्या कर दी। क्या कर दी? अच्छा, रामतनु पांडे या तानसेन के बारे में ये एक बार प्रश्न पूछा उन्होंने कि अकबर के दरबार में, क्योंकि नवरत्नों में से एक था, आने से पहले कहाँ था? तो रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में था। वो कहाँ था? मध्य प्रदेश में पड़ता है रीवा। रीवा के राजा रामचंद्र देव के दरबार में था। तो जो शक्तिशाली शासक होते हैं वो क्या करते हैं, छोटे राजा को बोलते हैं कि ये गायक आपके यहाँ रहने लायक नहीं है, इसको मेरे यहाँ भेजो। और कोई मना भी नहीं कर सकता। मना करेगा तो क्या होगा? आक्रमण होगा। तो आक्रमण करने से अच्छा है कि अपने दरबार का जो मेन संगीतकार है उसको भेज दो। ठीक है, चलो जी। बाज बहादुर और रानी रूपमती की समाधि जो है वो कहाँ पर है? उज्जैन में है। उज्जैन महाकालेश्वर टेम्पल, छिपरा नदी के किनारे। छिपरा किसकी ट्रिब्यूटरी? चंबल की ट्रिब्यूटरी। किसकी? पता नहीं कितनी बार पूछ लिया मैंने कुछ, है ना। उज्जैन कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की किन 2 नदियों के बीच में? पार्वती और बेतवा। मैंने याद भी कराया था आपको कि पार्वती और बिटवा, बिटवा नहीं बोलना है, याद करने के लिए, बेतवा। पार्वती और बेतवा के बीच में है भोपाल नगर। ठीक है, और बड़ा जो साफ शहर है पूरे देश में बताया जाता है कि कौन? इंदौर को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? तो आप लोग भी अपने शहर को साफ रखिए ताकि हमारा नाम नंबर 1 पे आए, और तब हम लोग भी किताबों में जब पढ़ें तो गौरवान्वित महसूस करें कि हमारा शहर भी क्या सबसे स्वच्छ और साफ है। ठीक है, पहले तो क्लासरूम को ही साफ रखिए, कोशिश कीजिए कि यहाँ क्या ना हो,
किसी भी प्रकार का कोई क्या कचरा ना होने पाए। ठीक है, चलो आगे। ठीक है जी। फिर 1561 में अकबर ने चुनार का किला जीता। चुनार ये वही जगह है जहां से अशोक महान के जो पिलर एडिक्ट थे उनके लिए जो बलुआ पत्थर मंगाया गया था, वो कहां से मंगाया गया था? चुनार से मंगाया गया था। पड़ता कहाँ है चुनार? चूने से नाम पड़ा हुआ शायद चुनार। कहाँ पड़ता है भाई चुनार? जहां के आप हो वहीं के अगल बगल है क्या? चेक करो। उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मगर कहाँ पड़ता है चुनार? चुनार चेक करो जल्दी। अच्छा, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट। क्या आप मिर्जापुर से होकर जाते हो? नहीं जाते हो। चलो जी। 1564 में अकबर ने गोंडवाना के गढ़कटंगा राज्य को जीता। किसको जीता? गोंडवाना के गढ़कटंगा राज्य को जीता। गढ़कटंगा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो इसकी राजधानी जबलपुर मध्य प्रदेश में, ठीक है, जबलपुर के आसपास चौरागढ़। गढ़कटंगा की राजधानी कहाँ? चौरागढ़। अब यहाँ पे ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पर जो शासिका है वो महोबा की चंदेल राजकुमारी दुर्गावती है। कौन है? और ये भारत की वीरांगनाओं में से एक है। अकबर ने कुछ महिलाओं के साथ भी युद्ध किए, उनमें एक दुर्गावती भी है। कौन है? रानी दुर्गावती। तो इनके बारे में पूरा डिटेल इतिहास तो अभी नहीं बता सकता मैं, तो पढ़िएगा रानी दुर्गावती। तो आपने बोलना है महोबा की चंदेल राजकुमारी दुर्गावती की वजह से गढ़कटंगा का किला और उसकी राजधानी चौरागढ़, गोंडवाना के पास गढ़कटंगा का किला और उसकी राजधानी चौरागढ़ इंपॉर्टेंट हो जाती है रानी दुर्गावती की वजह से। क्लियर हो गया? ठीक है। गढ़कटंगा जो एक प्रसिद्ध हिंदू राज्य था, उसकी स्थापना किसने की थी? अमनदास ने की थी। किसने की थी? अमनदास ने की थी। ठीक है जी। फिर उसके बाद आपको पता ही है, अब राजपूताने की तरफ देखता है अकबर। किसकी तरफ? अकबर के बच्चे नहीं हो रहे थे भाई, मैंने आपको बताया था। तो बताया किसी ने कि सूफी संत कौन? ख्वाजा है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पे जाओ। तो जा रहा था तो रास्ते में आमेर पड़ गया। पहले क्या पड़ा? तो बताया जाता कि आमेर का राजा भारमल पहला राजपूत राजा है जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। ये राजा लोग जब कहीं तीर्थ यात्रा पे भी जाते थे ना, तो बीच में क्या लाभो लश्कर के साथ चलते थे। अब आमेर से होते हुए गया होगा, ठीक है, तो आक्रमण भी मतलब अपने कुछ काम निपटाते हुए भी जाते थे ये। तो अब आमेर के राजा भारमल को लगा कि आक्रमण होगा, तो आमेर के राजा भारमल ने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली अकबर की। ये इतिहास लिखता है। बट अब कुछ कह नहीं सकता मैं इस बारे में कि एक राजपूत राजा मतलब स्वेच्छा से अधीनता कैसे स्वीकार कर सकता है। पर चलो, आपके पास क्वेश्चन बनेगा कि पहला राजपूत राजा जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की, आंसर आमेर का राजा भारमल। अब इस आमेर के राजा भारमल का बेटा दिखेगा आपको भगवान दास। कौन दिखेगा? भगवान दास। और फिर भगवान दास का बेटा दिखेगा और बेटी दिखेगी आपको। कौन? मान सिंह और मानबाई। कौन दिखेगा? मान सिंह और मानबाई। मान सिंह का नाम सुना है, राजा मान सिंह, और मानबाई का नाम भी सुना है, जहांगीर के समय में पढ़ेंगे। अब जहांगीर की जो वाइफ है वो मानबाई है। क्या है? देखो, अकबर ने तो कर दी इसकी क्या नाम है, आमेर के राजा भारमल की पुत्री के साथ विवाह। आमेर की जो भारमल की पुत्री हैं वो हरकाबाई, ठीक है, बाद में ने बोला था जोधाबाई, जोधा अकबर। पिक्चर देखी होगी। वैसे जितनी भी पिक्चरें बन रही हैं वो ऐतिहासिक नहीं है, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। जितने नाटक हैं वो तोड़ मरोड़ कर दिखाए गए हैं, ठीक है। पर फिर भी आमेर के राजा भारमल की जो पुत्री हैं वो है कौन? जोधाबाई या हरकाबाई। उनका विवाह हो गया किसके साथ? अकबर के साथ हो गया, ठीक है। और उधर भारमल का बेटा कौन है? भगवान दास, ठीक है। अब भगवान दास का बेटा हो गया कौन? मान सिंह, और बेटी हो गई मानबाई। मानबाई का विवाह हुआ जहांगीर के साथ। जहांगीर है शराबी, क्या है? अफीमची भी है, क्या है? ठीक है। अब इसको शाह बेगम का खिताब देता है जहांगीर। किसको? मानबाई को। क्योंकि अकबर ने शायद बता रखा था कि अगर मुगल साम्राज्य को जीवित रखना है तो राजपूतों को सम्मान देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? राजपूतों के साथ संबंध। क्योंकि अकबर की राजपूत नीति जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर यही है कि अगर
वो समझ गया था कि एक जाति ऐसी है भारत में जिनको अगर सम्मान दे दिया हमने और अगर उन्होंने वचन दे दिया तो वो सर कटा देंगे, लेकिन अपने वचन से क्या नहीं होंगे, डिगेंगे नहीं। तो ये चीज, ये परंपरा जहांगीर तक भी चली। तो शाह बेगम का खिताब दिया किसको? शाह बेगम का खिताब देने से नहीं होता है, अपनी आदतें भी सुधारनी पड़ती हैं हस्बैंड को। अपनी आदतें नहीं सुधारी किसने? जहांगीर ने। शराब पीता रहा, अफीम लेता रहा। जब परेशान हो गई मानबाई तो कहा जाता है कि मानबाई ने भी अफीम खाकर आत्महत्या की। क्या की? तो ये भी क्वेश्चन बना कि जहांगीर की किस पत्नी ने, जिसे शाह बेगम का खिताब प्राप्त था, उसने अफीम खाकर आत्महत्या की? आंसर मानबाई। ये समझ में आया? धीरे धीरे किसकी समझ में नहीं आया राजपूतों का महत्व? औरंगजेब की समझ में नहीं आया। किसकी समझ में नहीं आया? और जब इन्होंने राजपूतों के खिलाफ क्या करना शुरू कर दिया, षड्यंत्र करने शुरू कर दिए, राजपूतों को अपमानित करना शुरू कर दिया, तो मुगल साम्राज्य का भी वहीं पतन हो जाता है। क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। इतना समझ में आया? तो आमेर का राजा भारमल, बिहारी मल भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? भारमल या बिहारी मल, पहला राजपूत राजा था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की। चलो जी। अच्छा, इसके बाद अकबर ने क्या किया? चित्तौड़ के किले का घेरा डाला। चित्तौड़ नाम आपको पता ही है, परिचित होंगे चित्तौड़ के किले से, है ना? चित्तौड़ में कौन था? चित्तौड़ में उस समय वो थे कौन? उदय सिंह। कौन? कर्नल टॉड बड़ी भर्त्सना करते हैं उदय सिंह की। बोलते हैं कि अगर चित्तौड़ में उदय सिंह का नाम ना होता तो पूरा जो इतिहास था वो क्या था? मेवाड़, मतलब कर्नल टॉड लिखते हैं कि मेवाड़ के लिए कितना अच्छा होता यदि वहां का इतिहास अपने राजाओं की सूची में उदय सिंह का नाम अंकित ना करता। उदय सिंह की वजह से गड़बड़ हो गया थी, वरना सारे जितने भी थे वो क्या थे? वीर थे। ठीक है। उदय सिंह क्या हुए? वो चले गए जब आक्रमण हुआ। और किसको छोड़ दिया? जयमल और फत्ता को। किसको छोड़ा? और ये जयमल और फत्ता इतनी बहादुरी से लड़े चित्तौड़ के लिए कि इन्होंने मुगल सेना को नाको चने चबवा दिए। अकबर इनके, हालांकि अकबर जीत गया, अकबर के पास ज्यादा सेना थी, जीत गया, लेकिन कहा जाता है कि अकबर को इतना बड़ा कत्लेआम कराना पड़ा कि अकबर के चरित्र पर दाग माना जाता है चित्तौड़ की घटना। इतने राजपूत मरवाए किसने? अकबर ने। कत्लेआम बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं? कत्लेआम में वैसे भी देखो युद्ध का एक नियम होता है, सैनिकों के बीच लड़ा जाता है, सिविलियंस के बीच में नहीं लड़ा जाता। यहां पर तो ये हुआ कि सैनिकों के साथ साथ सिविलियंस भी मारे गए। कौन मारे गए? सिविलियंस भी मारे गए। आज तो इंटरनेशनल रूल्स हैं कि सिविलियंस पर अटैक नहीं करना है, लेकिन आज फिर हम देख रहे हैं कि सिविलियंस पे भी अटैक हो रहे हैं कई जगह पर, और होते ही हैं। मिसाइल ऐसे देख के नहीं गिरती कि ये सिविलियन है, ये क्या है। समझ में आ रहा है? तो ये धब्बा माना जाता है अकबर के नाम पर, एक बड़ा धब्बा। लेकिन जयमल और फत्ता इतनी बहादुरी से लड़े कि बाद में अकबर ने दोनों की मूर्ति बनवाई, हाथी पर सवार, हाथी पर बिठाया हुआ दिखाया गया है। कभी अगर आप आगरे के किले में जाओगे, कहां? आगरे के किले में, आगरा का जो फोर्ट है वहां उसके मुख्य द्वार पर देखना, हाथी पर बैठे हुए दो आपको क्या दिखेंगे? वीर राजपूत दिखेंगे, जो कौन है? जयमल और फत्ता है। कौन है? जयमल और फत्ता। मोबाइल पर देख सकते हैं आप। ठीक है। यह भी बता दूं कि अकबर ने भी 3 लाल किले बनवाए थे। एक तो शाहजहां का लाल किला है दिल्ली में, सबसे बड़ा, शाहजहानाबाद बोलते हैं उस जगह को। क्या बोलते हैं? यमुना नदी के तट पर शाहजहानाबाद में किला ए मुबारक शाहजहां ने बनवाया, जिसको लाल किला बोलते हैं। लेकिन 3 लाल किले अकबर ने भी बनवाए थे। एक है कौन सा? आगरा का किला, एक है प्रयागराज का किला, और एक है लाहौर का किला। इनमें सबसे सुंदर जो किला था वो लाहौर का किला था। कहां का? तो फोटो दिख गई भाई जयमल और फत्ता की बच्चों? ठीक है, तो देख लो उन्हें, ये वीर लोग थे हमारे देश के। ठीक है। इसके बाद जब चित्तौड़ को जीत लिया किसने? अकबर ने। तो उसके बाद फतेहनामा लिखा गया। क्या लिखा गया? फतेह मतलब जीत को बोलते हैं। फतेह 2 शब्द समझ लीजिए, फतेह मतलब जीत और फुतुह मीन्स उपहार। फुतुह मीन्स उपहार। ठीक है। ठीक है जी। 1572 में अकबर ने गुजरात पे आक्रमण किया। किस पर? गुजरात पर। पता था इसको कि गुजरात जो है वो बड़ा समृद्ध है और विश्व व्यापार का एक प्रमुख केंद्र है, इसलिए इसने गुजरात पर आक्रमण किया। यहां से क्वेश्चन बना, अकबर ने पहली बार समुद्र को कब देखा? समुद्र मतलब भाई गुजरात से दिखेगा ना आपको।
और अकबर ने पुर्तगालियों को पहली बार कब देखा? तो समुद्र और पुर्तगालियों के दर्शन कब हुए अकबर को? गुजरात में जब अभियान पर आया तो वहीं पर उसने पहली बार समुद्र के दर्शन किए और पहली बार पुर्तगाली व्यापारियों से भेंट की। अब अकबर ने गुजरात जीत लिया और पहुंच गया आगरा। आगरा जैसे ही पहुंचा, पीछे से हरकारा आया घोड़े पे बैठ के, उसने कहा महाराज वहां फिर दोबारा क्या हो गया? विद्रोह हो गया। अकबर फिर दोबारा गया वापस, कहा? आगरा से फिर वापस गया गुजरात। संसार के सबसे द्रुतगामी आक्रमणों में से एक माना जाता है, 9 दिन में पहुंच गया गुजरात। अब आप बोलोगे 9 दिन तो बहुत ज्यादा होते हैं, तो घोड़े पे बैठ के जाना कभी, क्या घोड़ा मैं दे देता हूं, आप मुझे गुजरात पहुंच के दिखा दो 9 दिन में, ठीक है? तो संसार के सबसे द्रुतगामी आक्रमणों में से एक माना जाता है। विंसेंट स्मिथ कहते हैं कि जो गुजरात का द्वितीय अभियान है, इतिहास के सबसे द्रुतगामी आक्रमणों में से एक है। फिर जाता है, फिर वो क्या करता है? वहां के विद्रोह का दमन करता है और फिर प्राप्त कर लेता है गुजरात को। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब जब गुजरात विजय, देखो जिस विजय में जितनी कठिनाई होती है उसमें आनंद भी उतना ही आता है, तो उसको वैसे ही क्या करते हैं? सेलिब्रेट किया जाता है ना? तो फिर गुजरात विजय के उपलक्ष्य में क्या किया गया? फतेहपुर सीकरी नामक एक नगर बसाया गया। आगरा के निकट है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी वहीं पर क्यों बसाया गया? क्योंकि वहीं पर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह थी। क्या थी? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह थी। फतेहपुर सीकरी नामक एक नया नगर बसाया गया और वहां पे बुलंद दरवाजा बनाया गया। क्या बनाया गया? बुलंद दरवाजा, जो कि इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए अतारिकिन के दरवाजे की नकल थी। किसकी? अब इल्तुतमिश ने अतारिकिन का दरवाजा कहां बनाया था? ये मैंने पहले बता दिया था आपको। बताओ, नागौर में? शायद नहीं, शायद की कोई गुंजाइश नहीं होती कंपटीशन में, शायद नहीं। चेक करो भाई, नागौर में बनाया था। तो ये जो बुलंद दरवाजा था, ये अतारिकिन के दरवाजे की नकल थी। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। फिर 1576 में अकबर ने दाऊद खां को पराजित किया और उत्तर भारत से अंतिम अफगान शासक का अंत कर दिया। तो देखो कब बोल दिया था बाबर ने, हुमायूं को बोला था अफगान सांप कुचला गया है, मारा नहीं गया, ठीक है? तो अफगान चलते रहे। अब सूरवंश में भी क्या है? अफगानी हैं वो लोग। अब एक लास्ट अफगान सरदार जिसका नाम क्या है? दाऊद खां। दाऊद से याद आया, दाऊद भी मर गया ना? हाँ जी, कौन दाऊद? अरे यार, कहाँ उसामा बिन लादेन, कहाँ दाऊद? दाऊद इब्राहिम बोल रहा हूं मैं। अभी खबर आई थी, जहर दे दिया। अच्छा, एडमिट है। चलो, ऊपर वाला उसे नहीं, दोजक में भेजे। कहाँ भेजे? दोजक मतलब, अरे आम आदमियों को मार दिया भाई। मुंबई बम ब्लास्ट नहीं पता आपको? बच्चे मर गए, महिलाएं मर गई। तो ऐसे आदमी को आप जन्नत भेजोगे क्या? कैसी बात कर रहे हो? हमला ना हो भाई मेरे पे। चलो, तो अंतिम अफगान शासक दाऊद खां को क्या हुआ? क्या किया गया भाई? पराजित किया गया। इतना समझ में आ गया? ठीक है। 1581 में काबुल पर अधिकार करने के लिए उसने अपनी सौतेली बहन और काबुल के शासक हाकिम मिर्जा की बहन बख्तुनिशा को काबुल का गवर्नर नियुक्त किया। अब मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले ही बता दिया, बख्तुनिशा बेगम को उसने काबुल का गवर्नर नियुक्त किया। बख्तुनिशा बेगम कौन थी? मिर्जा हाकिम की, हाकिम मिर्जा की क्या थी? इसका सौतेला भाई था एक हाकिम मिर्जा, उसकी बहन थी, ठीक है? सौतेली बहन थी अकबर की, लेकिन उसने उसको वहां का गवर्नर। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब रजिया सुल्तान के बाद हम यहां पर देखते हैं कि किसी महिला को, मुस्लिम महिला को क्या दिया जा रहा है? गवर्नर का। मतलब वो तो शासिका थी, पहली महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान, लेकिन ये गवर्नर बनाया गया, तो ऐसा कम ही देखा जाता है। इतना समझ में आया? इसलिए ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश वालों का है, वहां से पूछा गया उत्तर प्रदेश में, पीसीएस में। तो ये पहला अवसर था जब किसी भारतीय शासक ने काबुल के ऐतिहासिक नगर में कदम रखा था। क्या? किसी भारतीय शासक ने काबुल के ऐतिहासिक नगर में कदम रखा था। चलो जी, कांधार प्रांत भी सर्वप्रथम अकबर के समय में 1595 ईस्वी में मुगल आधिपत्य में आया था। काबुल और कांधार ये दोनों क्या है? समझ रहे हो? मुगल साम्राज्य में हैं, लेकिन आगे वाले इनको संभाल नहीं पाते हैं।
मैंने आपको वैसे भी कहा, काबुल का अंधार को अमेरिका नहीं संभाल पाया, तो ये क्या संभाल लेंगे? क्योंकि मैंने कहा नहीं कि अफगानिस्तान का एक पैटर्न है, कबीलाई लोग हैं वो आज भी, क्या है, लड़ाके हैं, क्या है, लड़ाके हैं। वो नहीं मानते किसी संसद को, वो आज भी अपनी लोया जिरगा को मानते हैं जो उनकी कबीलाई संसद होती है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा एक बार कि अफगानियों की जो कबीलाई संसद होती है उसको क्या कहते हैं, वो आंसर लोया जिरगा, क्या बोलते हैं। और वो संसद किसी बहुत बड़े भवन के अंदर नहीं लगाई जाती है, कालीन पर बैठते हैं सब लोग। जो मेन वहां पे मेन चीज क्या है, समानता। वहां पे कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं तेरे से ऊपर हूं या मैं राजा हूं और तुम मेरे मंत्री हो, ये नहीं चलता वहां, कबीलों में ये नहीं चलता है, ठीक है। लड़ाके हैं भाई, अब क्या करें, जीन में होता है, ऐसा बताया जाता है। तो कांधार प्रांत भी सर्वप्रथम अकबर के समय में ही 1595 में मुगल आधिपत्य में आया। उसके बाद भाई दक्षिण विजय। अब मैं अगर बताऊं मोटा मोटा कि अकबर ने क्या क्या जीता, तो भाई मालवा जीता सबसे पहले, फिर उसने चुनार जीता। क्या जीता, क्रम बता रहा हूं मैं आपको। मालवा जीता, बाज बहादुर था, फिर चुनार जीता, फिर गोंडवाना जीता, है ना। वहां पे एक बच्चा था वीर नारायण, उसकी संरक्षिका जो थी वो कौन थी, रानी दुर्गावती। अब दुर्गावती की वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता गोंडवाना, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको। उसके बाद उसने राजपूताना राज्य जीते, उसमें आमेर ने खुद ही अधीनता स्वीकार कर ली। आमेर के बाद मेड़ता को जीता, मेड़ता के बाद मेवाड़ को जीता, मेवाड़ के बाद हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। राणा प्रताप पता है, महाराणा प्रताप। अभी तक हम राणा पढ़ रहे थे, महाराणा नहीं बोला हमने किसी को, लेकिन प्रताप सिंह को हमने क्या बोला, महाराणा प्रताप सिंह। क्या बोला हमने? तो हल्दी घाटी का युद्ध, क्या हल्दी घाटी का युद्ध 1576 किस किस के बीच में, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, ठीक है। तो क्या हुआ था उसमें बताओ। तो मेन कौन था, इधर से महाराणा प्रताप थे। अकबर को पता था राजपूत को राजपूत ही हरा सकता है, तो किसको भेजा, मान सिंह को भेजा। लेकिन साथ में थोड़ा सा संदेह भी किया कि यार राजपूत को भेज रहा हूं, मान सिंह को पता नहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए आसफ खां को भी भेजा। किसको भेजा, आसफ खां और मान सिंह को भेजा। उधर से महाराणा प्रताप थे, उनकी सेना कम थी। उसके बाद क्या हुआ कि वो, है ना, झाला था एक सरदार झाला, उसने राणा का मुकुट पहना। उसने कहा कि राणा जी आपको जीवित रहना बहुत जरूरी है, अगर आप ही वीरगति को प्राप्त हो गए तो क्या होगा। तो राणा जी ने उनकी बात मानी। उसके बाद वो छावंद की, चावंद या छावंद मेरे ख्याल से क्या नाम है वहाँ का, छावंद की पहाड़ियों में क्या हो गए, चले गए अपने सैनिकों के साथ। साथ में उन्होंने सैनिकों को कहा कि भाई जब तक हम मुगलों से अपनी धरती को नहीं छुड़ा देते, आप लोग तब तक क्या करोगे। कसम खाई पहले राणा ने खुद कि किसी पात्र पर भोजन नहीं करूंगा, जमीन पर सोऊंगा। क्या करूंगा, जमीन पर सोऊंगा, किसी पात्र पर भोजन नहीं करूंगा। और सैनिकों को कहा कि लोहा पीटना हथियार बनाने हैं। क्या करना है, लोहा पीटकर हथियार बनाने हैं। अब क्या हुआ कि मैंने कहा नहीं, जब एक बड़ा आदमी कुछ कहता है तो उसको वर्षों तक लोग क्या करते हैं। अब वो सैनिक क्या हो गए कि वहां से तितर बितर हो गए और उन्होंने लोहा पीटना शुरू किया। उन्हीं के वंशज हैं ये लोग जो आपको देहरादून रोड के अगल बगल लोहा पीटते हुए दिखाई देते हैं। कभी उनके फीचर्स देखना, बड़े शार्प फीचर्स होते हैं, राजपूताना फीचर्स होते हैं। उनकी महिलाओं को कभी हथौड़ा चलाते हुए देखना, है ना। और उनके पुरुषों को देखना, आप उनके बूढ़े लोगों को देखना। आज भी, अब पता नहीं, अब तो काफ़ी फैसिलिटी कर ली उन्होंने, लेकिन आज भी पात्र पर भोजन नहीं करते हैं, मोटी रोटी बनाते हैं, उस पर सब्जी रखते हैं, खाते हैं। कभी उनसे पूछना ऐसे क्यों खा रहे हो, तो वो यही बोलेंगे कि जब तक हम अपनी धरती को मुगलों से नहीं छुड़ा देते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि देश आज़ाद हो गया या क्या हो गया। बस उन्हें वो कसम याद है राणा की। तो क्या बोला जाता है उन्हें, बागड़ी। बागड़ी जो है वो महाराणा प्रताप के सिपाहियों के ही वंशज है। सम्मान करना उनका, क्या करना, कि राणा की कसम को अब तक क्या कर रहे हैं, वो लेके चल रहे हैं। ये अलग बात है कि अब गरीबी है, जो भी है ना। जब भी कोई बड़े नेता आते हैं, कोई बड़ा G20 का समिट होता तो सबसे पहले उन्हें उजाड़ा जाता है, चलो भी निकलो। और सरकार ने कई बार उन्हें मेरे ख्याल से भवन देने का वो किया, लेकिन उन्होंने वो नकार दिया। उन्होंने कहा नहीं, राणा जी की कसम जो है
उसको निभाना है हमने, क्या करना है। तो ये बड़ी बात है, यहां से पता चलता है महाराणा प्रताप कौन थे, है ना। हमारी और आपकी बात कोई माने, यहां से लेके मेरे ख्याल से मैं बोलता हूँ पढ़ो, तो यहाँ पे तो पढ़ लेते हो आप, सीढ़ी उतरते ही भूल जाते हो। तो हम तो महाराणा के सामने कुछ भी नहीं है ना। बात तब होती कि तब तक पढ़ते हैं आप जब तक कि नहीं निकल जाते, तो तब मैं मानता कि चलो राणा जी के बराबर नहीं हुए, पर थोड़ी सी इतनी मतलब सिद्धि आ गई किसमें, वाणी में ऐसी सिद्धि आ गई कि बच्चों ने माना और अपना भला किया। चलो, तो कहां तक पहुंचे भाई हम। अब भाई हल्दी घाटी का युद्ध 1576 मैंने बोला आपको, बोला इसको राजस्थान का थर्मोपली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थर्मोपली वही जगह है जहां पे स्पार्टा का युद्ध हुआ था, जहां पे लियोडाइनस के 300 सिपाहियों ने जेरेक्सिस की 1 लाख की सेना को रोका था। यूनान, ग्रीस, स्पार्टा, तो थर्मोपली वो जगह का नाम था। इसलिए राजस्थान का थर्मोपली किसे कहा जाता है, क्योंकि राणा जी की सेना बहुत कम थी और मुगलों की सेना बहुत ज्यादा थी, फिर भी बड़ा कड़ा मुकाबला दिया किसने, महाराणा प्रताप ने। ठीक है, चलो जी, फिर उसके बाद रणथंबोर को जीता, फिर कालिंजर को जीता, फिर मारवाड़ को जीता, फिर जैसलमेर को जीता, फिर बीकानेर को जीता। समझ रहे हो, पाकिस्तान से लगे हुए 4 जिले, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, सुना है। हाँ, तो जैसलमेर को जीता, बीकानेर को जीता, फिर गुजरात को जीता। गुजरात में कौन था, मुजफ्फर खां थर्ड था। कौन था, मुजफ्फर खां थर्ड। ठीक है, और जो द्वितीय आक्रमण हुआ वो इसलिए हुआ कि बाबर के जो संबंधी थे मिर्जा लोग, वो बड़े नाराज थे। होता है ऐसा कि हमें नहीं पूछ रहे, जो सगे संबंधी होते हैं ना, जैसे आप जब राइज करोगे तो सबसे पहले यही बोला जाएगा कि हमें नहीं पूछ रहे, हमें नहीं पूछ रहे। तो बाबर के जो संबंधी थे मिर्जा, उन्होंने विद्रोह कर दिया था गुजरात में। क्या कर दिया था, तो मिर्जाओं का विद्रोह बोलते हैं उसको, क्योंकि बाबर की जो उपाधि थी वो मिर्जा थी पहले। 1507 में उसने बादशाह की उपाधि धारण की, इन्हीं को बाद में बादशाह कहा गया। तो मिर्जाओं का विद्रोह हुआ गुजरात में, द्वितीय आक्रमण इसलिए करना पड़ा अकबर को। फिर बंगाल बिहार को जीता उसने दाऊद खां से, फिर काबुल को जीता उसने हाकिम मिर्जा से, अपने सौतेले भाई से। अपनी बहन क्या बख्त निशा बेगम को वहां का गवर्नर नियुक्त किया। ठीक है, फिर कश्मीर को जीता, फिर उसने सिंध को जीता, जानी बेग था वहां पर सिंध में, फिर उड़ीसा को जीता, फिर बलूचिस्तान को जीता, पन्नी अफगान थे वहां पर, और फिर कांधार को जीता मुजफ्फर हुसैन। किससे, मुजफ्फर हुसैन से। ठीक है, अब उसने दक्षिण की तरफ देखा। अब 12 प्रांत उसके साम्राज्य में थे भाई। कितने, 12 प्रांत थे। लेकिन क्या करता है कि बाद में उसके प्रांतों की संख्या कितनी हो जाती है, 15, क्योंकि 3 दक्षिण के प्रांत जीतता है, खानदेश, अहमदनगर, असीरगढ़। खानदेश, अहमदनगर और असीरगढ़। अब खानदेश में कौन, हाँ जी, अली खां। अहमदनगर में कौन, निजाम बहादुर। अहमदनगर में कौन, निजाम बहादुर, और साथ में चांद बीबी उसकी संरक्षिका। अब दूसरी महिला ये आ गई, एक महिला तो आई दुर्गावती, एक महिला आ गई ये चांद बीबी। कौन आ गई, चांद बीबी। ठीक है, और तीसरा जीता उसने असीरगढ़। असीरगढ़ जो है अकबर की अंतिम विजय है, जो कि उसने मीर बहादुर से जीता। असीरगढ़ का किला मेरे ख्याल से लास्ट में कब जीता उसने, 1501 में है उसकी, सॉरी 1601 में उसने असीरगढ़ को जीता। और फिर तब अकबर बूढ़ा हो ही गया भाई। 1556 से, उस समय 14 साल का था, 1601 तक आते आते कितने साल का हो गया भाई, 44 और 14 कितने हो गए, 45, 46, 47, 48, 58 साल ये हो गए, है ना। तो लगभग बुढ़ापा आ गया। बेटा जो था बड़ी मुरादों से क्या हुआ था, जिसके लिए बिना जूतों के जाना पड़ा था, बेटा जहांगीर शराबी। ठीक है, एक बेटा मुराद, मेरे ख्याल से मुराद था, शराब पी पी के मर गया। एक खास दोस्त बीरबल, अफगान बलूचियों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। बीरबल जो था वो अफगान बलूचियों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। और अबुल फजल जो दूसरा दोस्त था,
भाई ऐसा ना, बुढ़ापे में अगर जब विकेट गिरते हैं ना, विकेट मतलब समझते हो, दोस्त गिरते हैं साथ वाले, तो आदमी का कॉन्फिडेंस वैसे ही डाउन हो जाता है। तो मैंने कहा बीरबल मारा गया अफगान बलूचियों के विरुद्ध लड़ते हुए, और अबुल फजल की हत्या करवा दी किसने? सलीम ने। सलीम कौन? जहांगीर। और किससे करवाई? बुंदेला सरदार वीर सिंह देव बुंदेला से। किससे? अब किसी का खास मित्र को देखो, वैसे तो कर्मचारी है अबुल फजल, क्या है, बट कई बार क्या होता है कि जो कुलीग होते हैं ना, वो मित्र भी होते हैं। अबुल फजल की हत्या जब करवा दी ना, अकबर टूट गया, जिसे बोलते हैं। क्या हो गया? टूट गया। दो खास मित्र क्या हो गए? चले गए। समझ में आया? अभी तो युवा हो आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। किसी 70 साल के, 80 साल, 70 प्लस वालों से पूछना कभी कि जब वो किसी मित्र के उसमें जाते हैं, क्या क्रमनेशन क्या बोलते हैं सब, फ्यूनरल में जाते हैं, तो उसके बाद जब वापस आते हैं तो कैसे बैलेंस करते हैं वो, क्या बड़ा कष्ट होता होगा भाई। जिनके साथ दोस्ती रही इतने सालों की, वो चला गया, तो अब फिर क्या आता होगा मन में? मेरा नंबर, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। और फिर साथ में मुगल, इनका खान पानी इतना ज्यादा है। अकबर ने भी बड़ा परहेज किया, ऐसा नहीं है। गंगा जल जाता था अकबर के लिए हरिद्वार से। क्या जाता था? किसी ने बोला होगा भाई गंगा बड़ी पवित्र नदी है, उसने कहा भाई वही लाओ, पेट खराब रहता था उसका। मांस खाने वाले लोगों के पेट बहुत लंबे समय तक सही नहीं रहते हैं। समझ में आया? जो तामसिक भोजन करेगा बहुत लंबे समय तक सही नहीं होगा। लास्ट में मरा भी पेचिस से, डिसेंट्री, मृत्यु जो हुई अकबर की। ये भी क्वेश्चन पूछे गए। अब नहीं पूछते हैं ऐसे, बट जब सब्जेक्ट होता तब क्वेश्चन पूछे गए। अतिसार बोलते थे इसको। क्या बोलते थे? किससे हुई मृत्यु? तो ऑप्शन था अतिसार। हमारी समझ में नहीं आया अतिसार हुआ क्या, है ना। ड्रॉप्सी को बोलते हैं मेरे ख्याल से अतिसार। और कुछ इसी तरह की बीमारी हुई, तो यहां पर तो लिखा हुआ कि पेचिस से क्या हो गया। समझ में आया? और कितनी बड़ी सल्तनत हो, अगर आप स्वस्थ नहीं हो तो क्या करोगे उस सल्तनत का? क्या मेन चीज स्वास्थ्य है। मेन चीज क्या है भाई? कितने मिनट हो गए? तो दक्षिण विजय बता दूं? एक दो क्वेश्चन है। असीरगढ़ को बताया जाता कैसे जीता। अकबर जीत नहीं पा रहा था, इसने सोने की कुंजी से खोला असीरगढ़ को। सोने की कुंजी से मतलब द्वारपाल को कहा कितना सोना चाहिए, घूस दी, द्वारपाल ने घूस ली, दरवाजा खोल दिया। तो किले का जहां दरवाजा खुला, मुगल सेना जहां एंटर हुई, तो फिर तो जीतना बहुत आसान है। किले इस प्रकार से बनाए जाते थे कि अंदर नहीं घुस सकता था कोई भी कहीं से। तो असीरगढ़ को उसने सोने की कुंजियों से क्या किया? खोला, जीता मतलब। तो सोने की कुंजी मतलब, कुंजी मतलब चाबी को, तो सोने की चाबी से नहीं खोला, घूस दी, और उसे द्वारपाल ने क्या कर दिया? दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुला, मुगल सेना अंदर गई, मार काट हुई और जीत लिया, खत्म, है ना। और बाकी जो एक वो चांद बीवी वाला प्रकरण मैंने बताया अहमदनगर में, है ना बच्चों। खानदेश को, एक क्वेश्चन है, खानदेश को दक्षिण का प्रवेश द्वार माना जाता था। क्या माना जाता था? ठीक है। अहमदनगर में आपने चांद बीवी संरक्षिका का नाम याद रखना है कि अकबर की इससे भी युद्ध हुआ। अकबर खुद थोड़े जाता था लड़ने, बट नाम अकबर का आएगा। किसका आएगा? अकबर का आएगा। कि अकबर के बहादुर शाह, जो कि चांद बीबी संरक्षिका थी जिसकी, बहादुर शाह से संधि के फलस्वरूप बरार का प्रदेश और बहुत सी भेंट स्वीकार की। इस युद्ध में मुगल सर्वप्रथम मराठों के संपर्क में, ये क्वेश्चन आ सकता है कि मुगल सर्वप्रथम मराठों के संपर्क में कब आए, तो आंसर अहमदनगर में। कब? अहमदनगर में, ठीक है। और असीरगढ़ उसकी अंतिम विजय है, 1601 की है। उसने उसको सोने की कुंजियों से खोला। बाकी हल्का फुल्का टाइम बता दीजिए मुझे। ठीक है, अभी टाइम है। विद्रोह अगर मैं बोलूं तो भाई विद्रोह का क्रम याद रखना आपने। पहला विद्रोह जो हुआ इसके समय में, उज्बेकों का विद्रोह हुआ। किसका हुआ? उज्बेकों का विद्रोह हुआ, जो कि 1564 में हुआ। ठीक है। फिर 1586 में जो विद्रोह हुआ वो अफगान बलूचियों का विद्रोह हुआ। किसका? बलूचिस्तान सुना है? बलूचिस्तान जो कि भारत से बोलता रहता है बार बार कि भाई हमें भी ले लो अपने साथ, है ना। पाकिस्तान का एक क्या है, पार्ट है बलूचिस्तान, ठीक है। तो अफगान बलूचियों का जब विद्रोह हुआ, यहां पर बीरबल मारा गया। कौन मारा गया? बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास, राजा महेश दास।
हाँ, बीरबल और अकबर की कहानियां सुनी होंगी आपने। राजा महेश दास ही बीरबल है, ठीक है। और फिर शहजादा सलीम का विद्रोह हो जाता है भाई बुढ़ापे में अकबर के। 1599 में शहजादा सलीम क्या करता है, पुर्तगालियों के साथ मिलकर षड्यंत्र करता है और अपने आप को इलाहाबाद में क्या करता है, स्वतंत्र कर देता है। क्या कर देता है, इलाहाबाद में स्वतंत्र घोषित कर देता है अपने आप को, ठीक है। सलीम ही क्या कराता है, ओरछा सरदार वीर सिंह देव बुंदेला से हत्या करवा, अबुल फजल समझाने जा रहा था उसको। अबुल फजल, अकबर अबुल फजल को भेजता है, बचपन से देखा था सलीम को किसने, अबुल फजल ने। तो अबुल फजल को भेजता है, यार तुम समझाओ, मेरी तो मान नहीं रहा है। अबुल फजल जा रहा होता समझाने, उसकी भी हत्या करा देता है कौन, सलीम, ठीक है। तो एक राजा टोडरमल है, कौन, टोडरमल। गुजरात को जीतने के बाद राजा टोडरमल को उत्तरदायित्व तो सौंपता है वो अकबर। यही टोडरमल आईने दहसाला चलाता है। क्या चलाता है, 10 साल का बंदोबस्त। दह मतलब 10, इसलिए बोलते हैं आईने दहसाला। जो कलेक्शन होना है ना किसानों से, तो 10 साल का बंदोबस्त करके, तो उसको बोलते हैं आईने दहसाला। उसके लिए बोलते हैं कौन, टोडरमल। क्या बोलते हैं, टोडरमल, ठीक है। और मेरे ख्याल से अभी इतना ही बताता हूं, फिर इसका अगला पार्ट अगले क्लास में बताता हूं।